बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पास टॉपिक नंबर 65 है एलिमेंट्री फंक्शंस। अच्छा, अब तक हमने क्या किया है, हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की सीरीज़ को देखा है, ठीक है, और हमने उनसे रिलेटेड डिफरेंट रिजल्ट्स फाइंड किए हैं। मिसाल के तौर पे हमने उनकी कन्वर्जेंस फाइंड की है, ठीक है, हमने बहुत सारे मेथड्स देखे हैं, डिफरेंट मेथड्स देखे हैं उनकी कन्वर्जेंस को चेक करने के। फिर उसके बाद हमने ना इन कम्प्लेक्स सीरीज़ को यूज़ करते हुए, उनके रिजल्ट्स को यूज़ करते हुए पावर सीरीज़ फंक्शंस डिफाइन किए। फिर हमने ये बात की थी कि हम इन सीरीज़ के बारे में जो नॉलेज हमारे पास इकट्ठा हुआ है उसको यूज़ करते हुए हम बहुत इंटरेस्टिंग और न्यू कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। अब इस मॉड्यूल में हम क्या करेंगे, इस मॉड्यूल में हम जो है ना अपने बहुत ही एलिमेंट्री कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शंस जो कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो एलिमेंट्री फंक्शंस हैं सच एज साइन एक्स, कॉज एक्स, लॉग एक्स, टेंजेंट एक्स, फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स वगैरह जो है, इनका हम कम्प्लेक्स वर्जन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का कम्प्लेक्स वर्जन देखेंगे, इन पे कुछ कंडीशंस भी हैं, ठीक है, जिसे हम क्राइटेरिया बोल रहे हैं। क्राइटेरिया क्या है कि इन कम्प्लेक्स नंबर्स को अगर हम रियल नंबर्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दें, क्योंकि रियल नंबर्स जो है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स का एक सबसेट है, ठीक है। अगर हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर दें रियल नंबर्स पे तो फिर हमारे पास जो ये कम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा वो उससे जो है ना वो रियल वैल्यूड फंक्शन ही बन जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम ले रहे हैं कॉज एक्स, ठीक है, कॉज एक्स का हम देखना चाह रहे हैं, कम्प्लेक्स वर्जन देखना चाह रहे हैं। कम्प्लेक्स वर्जन में हमने क्या किया है, इस अपने जो कम्प्लेक्स नंबर z है उसे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है रियल नंबर्स पे, ठीक है। हमारे पास z किसके इक्वल है, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है। अब y यहाँ पे हमारे पास जीरो हो जाएगा क्योंकि हमने रियल नंबर्स पे इसे रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो फिर हमारे पास में वो अल्टीमेटली हमारे पास कॉस x ही आ जाएगा, ठीक है। कॉस z जब होगा और उससे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सिर्फ रियल नंबर x पे, y को हमने जीरो कर दिया, उसमें से हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट था उसे हमने ख़त्म कर दिया है, तो फिर हमारे पास वो एक्चुअल फंक्शन जो कि रियल वैलिड फंक्शन है वही आ जाएगा, ठीक है। इसकी एक ये हमारे पास कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन क्या है कि इसके जो हमारे पास जो नए फंक्शन बनेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एज इट इज़ रियल वैलिड फंक्शंस की तरह होंगी, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम साइन एक्स और कॉज एक्स को बना रहे हैं, उनका कम्प्लेक्स वर्जन देख रहे हैं, तो फिर हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जो है ये 1 के ही इक्वल आना चाहिए। इसी तरह से अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का जब हम डेरिवेटिव लें तो वो इट्स सेल्फ आए। फॉर एग्जाम्पल ई रेज टू पावर एक्स है, इसका जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो ई रेज टू पावर एक्स ही होता है, ठीक है। इसी तरह से अदर प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी जो है उनका कम्प्लेक्स वर्जन जो है वो रियल वैल्यूड फंक्शंस की तरह ही होना चाहिए। उनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रियल वैल्यूड फंक्शंस की तरह ही होनी चाहिए। अब रियल वैल्यूड फंक्शन से हम कम्प्लेक्स वर्जन देखना चाह रहे हैं, उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसका मेथड क्या होगा, ठीक है। हमारे पास जो है कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, हमारे पास एलिमेंट्री फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो उनकी हमारे पास जो है ना सीरीज एक्सपेंशन होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें दी गई है रियल वैल्यूड फंक्शंस की एक सीरीज एक्सपेंशन दी गई है, फॉर एग्जांपल इन पर्टिकुलर इफ वी हैव रियल वैल्यूड फंक्शन, उनकी एक्सपेंशन है हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू एक्स माइनस ए होल पावर एन, वेयर ए एंड ए एन जो है हमारे पास ये रियल नंबर्स हैं और एक्स जो है ये रियल वेरिएबल है। अब ये हमारे पास जो थी ये हमने जो अभी देखी वो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शंस की सीरीज एक्सपेंशन है। अब अगर हम इसका कम्प्लेक्स वर्जन देखना चाह रहे हैं तो हमने क्या करना है, सिंपल हमने क्या करना है कि उस एक्स वेरिएबल को हमने जी वेरिएबल से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। और हमारे पास जो ए एन और ए है उसे हमने रिप्लेस कर देना सम न्यू नंबर्स दैट इज सी एन और अल्फा, लेकिन वो होंगे हमारे पास फिक्स्ड कम्प्लेक्स नंबर्स ही, ठीक है। मतलब जो पहले हमारे पास रियल नंबर्स थे अब वो कम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। इसके लिए हमारे पास फिर क्या होगा, वी कैन एक्सटेंड डोमेन टू सी बाय डिफाइनिंग एफ ऑफ जी इक्वल्स टू समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे भी देखें डोमेन हमारे पास एन जो है वेरी कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी ही वेरी कर रहा है, ठीक है। सी एन इंटू जी माइनस अल्फा एन, हेयर सी एन और अल्फा जो है ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और जी हमारे पास कम्प्लेक्स वेरिएबल है। जब हम अपना जो फोकस है वो हम कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे करेंगे, ठीक है। हमारे पास रियल वैल्यूड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं, उनका हम कम्प्लेक्स वर्जन देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हमें पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस किस तरह से होते हैं, वो होते हैं रेज़ टू पावर एक्स के वेयर ई इज़ अ कांस्टेंट इरेशनल नंबर, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.7183, ठीक है। और ये हमारे पास एक एलिमेंट्री बेसिक और इम्पोर्टेंट फंक्शन है रियल एनालिसिस का। अब हमें इसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन भी पता है, ठीक है।
अब हमारे पास इसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, e रेज़ टू पावर x की। वो क्या है, e रेज़ टू पावर x इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल x रेज़ टू पावर n। ये हमारे पास रियल वैल्यूड रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर सीरीज एक्सपेंशन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसका कम्प्लेक्स वर्जन देखना है। कम्प्लेक्स वर्जन में हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है कि सिंपल हमने रियल नंबर्स को कम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दस वी डिफाइन कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू पावर z, क्योंकि हमने जस्ट क्या करना है, रियल नंबर को हमारे कम्प्लेक्स नंबर से रिप्लेस कर देना है। पहले क्या था हमारे पास e रेज़ टू पावर x, अब हमने क्या करना है, e रेज़ टू पावर z, जिसे हम एक्सपोनेंशियल ऑफ z यानी exp इंटू z से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा फिर, n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी। हमारे पास जो डोमेन है ना या n की जो वेरिएशन है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। 0 टू इन्फिनिटी ही है, 1 ओवर n फैक्टोरियल z रेज़ टू पावर n। पहले क्या था, x रेज़ टू पावर n, अब क्या हो गया हमारे पास z रेज़ टू पावर n। अब हमने इसे डिफाइन तो कर लिया अपने कम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, लेकिन अब हमने इसे प्रूव भी करना है। प्रूव हम किस तरह से करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास दो की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो जो एसोसिएटेड टू रियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो कौन सी हैं। पहली ये है कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो एज इट इज़ उसके इक्वल आ जाए, ठीक है। यानी e रेज़ टू पावर x का जब हम डेरिवेटिव लें तो वो इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x हो। और सेकंड हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी क्या है, e रेज़ टू पावर x1 प्लस x2 इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x1 इंटू e रेज़ टू पावर x2। मतलब दो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी पावर्स जो होंगी वो ऐड हो जाएंगी विद द सेम बेस। अब हमने ये देखना है कि ये रियल वैल्यूड फंक्शंस में या रियल एक्सपेंशन में जो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या ये कम्प्लेक्स वर्जन में भी होल्ड करती हैं या नहीं होल्ड करती, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आयलर फार्मूला जो है e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका भी प्रूफ देंगे, ठीक है। अब पहले हम इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को इनका प्रूफ देख लेते हैं। हमने प्रूफ क्या करना है, हमने दो प्रॉपर्टीज प्रूव करनी है फॉर कम्प्लेक्स वर्जन, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए, कम्प्लेक्स एक्सपेंशन के लिए हमने इसे प्रूव करना है। थ्योरम है ये एक, द फंक्शन e रेज़ टू पावर z इज एन इंटायर फंक्शन सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। यानी जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स है ये एक इंटायर फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये हमने प्रूव करना है। अब प्रूफ करने के लिए हमारे पास क्या है, हमने प्रूफ फर्स्ट कंडीशन पहले हम प्रूव करते हैं, दैट इज द डेरिवेटिव। जब हम लेंगे e रेज़ टू पावर z का तो वो e रेज़ टू पावर z इटसेल्फ होगा, ठीक है। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन मौजूद है वो क्या है, हमारे पास इसकी पावर एक्सपेंशन मौजूद है, ठीक है। वो क्या है, e रेज़ टू पावर z इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर n फैक्टोरियल z रेज़ टू पावर n। ये अभी हमने इसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन देखी है। अब हमारे पास पावर सीरीज एक्सपेंशन मौजूद है, ठीक है। और हमने इसका क्या फाइंड करना है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन, जिसे हमने प्रूव करना है। अब डेरिवेटिव फाइंड करना है यानी हमें टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी सीरीज की, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सीरीज मौजूद है। और टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। और इस केस में हमारे पास सी एन किसके इक्वल है, 1 ओवर एन फैक्टोरियल के। ये हमें कैसे पता चला है कि सी एन इक्वल्स टू 1 ओवर एन फैक्टोरियल, क्योंकि हमने इसे जो है अपनी सीरीज जो हमारे पास मौजूद है इसे हमने कंपेयर किया है अकॉर्डिंग टू द जो हमारे पास एक्चुअल डेफिनेशन है, ठीक है। वहाँ पे क्या है, सी एन इंटू जी माइनस अल्फा होल पावर एन, ठीक है। अल्फा अगर हम जीरो कर दे तो 0 टू पावर एन हो जाएगा और सी एन उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और सी एन की वैल्यू फिर यहाँ पे क्या बनी, 1 ओवर एन फैक्टोरियल, ठीक है। ओके जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमने फाइंड करना है इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। उसके बहुत सारे मेथड्स हमने देखे हैं, हम मोस्टली यूज़ करते हैं डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कौन सा रेशियो टेस्ट यूज़ करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा रेशियो टेस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ करना जो है मुश्किल लगता है तो आप दूसरे वाला यूज़ कर लें, ठीक है। रूट टेस्ट आप यूज़ कर लें। यानी आपके पास जो भी आपको क्वेश्चन मौजूद है, ठीक है, जिस चीज़ के जिस सीरीज़ का आपने रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करना है उसे आप देखें, उसे अच्छी तरह देखें और जिस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको लगे कि आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी वो वाला आप टेस्ट यूज़ कर लें। और ज़्यादा मोस्टली जो हम जो है वो यूज़ करते हैं रेशियो टेस्ट, क्योंकि यूज़ करना बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें हमारे पास जो है कैंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और हमारे पास जो है लास्ट पे एक सिंपल सा आंसर आ जाता है। ओके जी, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, डीएलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, सी एन प्लस 1 ओवर सी एन, ठीक है। इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है, सी एन की वैल्यू हमारे पास मौजूद है दैट इज़ 1 ओवर एन फैक्टोरियल। तो हमारे पास सी एन प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 ओवर एन प्लस 1 फैक्टोरियल, सिंपल, ठीक है। इसे हमने वैल्यूज़ जब पुट की तो हमारे पास हो गया 1 ओवर एन प्लस 1 फैक्टोरियल ओवर 1 ओवर एन फैक्टोरियल, ठीक है। फिर अब इसके बाद ये हमारे पास जो है ओवर फॉर्म में है, इन्हें जब हमने किया
सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास जो हमारे पास थर्ड प्लेस पे वैल्यू है दैट इज़ एन फिक्टोरियल, ये हमारे पास फर्स्ट प्लेस पे चला जाएगा और ये हमारे पास n+1 फिक्टोरियल जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये चीज़ हम बहुत बार कर चुके हैं, आप लोगों को तो ये अच्छे से पता होगा कि n+1 फिक्टोरियल को हम लिख सकते हैं n फिक्टोरियल इंटू n+1 की फॉर्म में, ठीक है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी देख के बताई थी कि अगर हमारे पास 4 फिक्टोरियल है तो उसे हम लिख सकते हैं 3 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया है कि n फिक्टोरियल को हमने सेपरेट कर लिया, उसका जो नेक्स्ट नंबर है n+1 उसे हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो फिर n फिक्टोरियल से कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या वैल्यू बची 1/n+1, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो जब 1/इन्फिनिटी होगा तो वो किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ 0 के इक्वल आ गई है, तो हमारे पास रेशियो टेस्ट किसके इक्वल होता है, 1/दिस लिमिट दिस थिंग। तो क्या हो गया, 1/दिस थिंग की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 0, 1/0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। यानी इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जो है वो इन्फिनिट है, ठीक है। हेंस दिस सीरीज हैज़ द रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस दैट इज इन्फिनिट, यानी इसकी डोमेन जो है वो पूरी कम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो जब इसकी डोमेन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो हम इसकी टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, तो हम डायरेक्टली जो है इसका डेरिवेटिव लेते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव हमने किसका लेना है, इस टर्म का, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ जी। इसका हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, किसके इक्वल आ जाएगा, n 1/n फिक्टोरियल, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये साइड पे हो जाएगा, z⁻n ये हमारे पास वेरिएबल है, इसका हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव हमने क्या कैसे लेना है, पावर रूल यूज़ करना है, पावर हम नीचे उतारेंगे, n नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर z⁻n-1 हो जाएगा, फिर पावर में से एक कम, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास बनेगा, और यहाँ पे जो n है ये इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने डेरिवेटिव ले लिया है, वो किसकी इक्वल आ गया, n/n फिक्टोरियल इंटू z⁻n-1। अब यहाँ पे देखें ये n है, ये n फिक्टोरियल है। अब n फिक्टोरियल सपोज कर लें ये आपके पास 3 फिक्टोरियल है, ठीक है। अब 3 फिक्टोरियल है, इसे मैं लिख सकती हूँ 2 फिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। मतलब उससे मैंने एक छोटा नंबर ले लिया, उसका फिक्टोरियल बना दिया, और जो बड़े वाला नंबर था उसे मैंने मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख दिया। तो ये फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, n/n-1, ठीक है, n-1 फिक्टोरियल इंटू n, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगी ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, n से कैंसिल हो जाएगा, तो n-1 यानी उससे जो एक नंबर छोटी वैल्यू है उसका फिक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए z⁻n-1 वैसे ही आ गया। अब ये हमने क्यों किया है, क्योंकि हम अपनी फॉर्म जो है वैसी बनाना चाह रहे हैं जैसे हमारे पास रियल फंक्शन मौजूद है, रियल एक्सपेंशन मौजूद है, क्योंकि हम ये प्रूव कर रहे हैं कि उसका डेरिवेटिव वो फंक्शन या वो सीरीज इटसेल्फ आ रही है, ठीक है। अब हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास जो इंडेक्स क्या है, n=1 टू इन्फिनिटी है। अब इंडेक्स हम चेंज करेंगे, n=0 टू इन्फिनिटी हम करना चाह रहे हैं। जब हम 0 टू इन्फिनिटी करेंगे तो n की जगह पे हमें n+1 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम n की जगह पे n+1 कर रहे हैं, हमने इंडेक्स चेंज करना है, ठीक है। n=0 टू इन्फिनिटी करना है, तो जब n की जगह पे n+1 पुट करेंगे तो +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, n फिक्टोरियल। और यहाँ पे भी जब हम n की जगह पे n+1 पुट करेंगे तो +1 और -1 कैंसिल हो गया, हमारे पास ये सीरीज एक्सपेंशन जो है इटसेल्फ आ जाएगी, दैट इज समेशन n=0 टू इन्फिनिटी 1/n फिक्टोरियल z⁻n, और ये किसके इक्वल है, e⁻z के। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि e⁻z यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ कम्प्लेक्स वर्जन भी अगर हम देखें तो उसका डेरिवेटिव इटसेल्फ के इक्वल है। जब हमने इसकी सेकंड प्रॉपर्टी वो प्रूव करनी है, दैट इज e⁻z1 + z2 इक्वल्स टू e⁻z1 इंटू e⁻z2। अब इसे डिफाइन करने इसे प्रूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज e⁻z इंटू e⁻z-, ठीक है। जीटा जो है हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है और z भी कम्प्लेक्स वेरिएबल है, ओके। अब यहाँ पे हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं, हमने ये कहा है कि ये फंक्शन जो है ये कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन हमने डिफाइन किया है तो इसे हमें प्रूव करना पड़ेगा। प्रूव हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 के इक्वल आता है। अब हमने कहा है कि ये फंक्शन कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो 0 के इक्वल आना चाहिए। तो यही बताने के लिए कि ये वाकई में कांस्टेंट है, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। और डेरिवेटिव हम कैसे लेंगे, बाय चेन रूल, क्योंकि यहाँ पे दो नंबर्स हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इनका डेरिवेटिव जब हमने लिया यूजिंग चेन रूल, वो क्या हो जाएगा, पहली टर्म का डेरिवेटिव e⁻z का डेरिवेटिव जब लिया तो वो e⁻z ही आ गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड टर्म एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म एज इट इज e⁻z वैसे ही आ गया। और जब हमने सेकंड टर्म दैट इज e⁻z इसका डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, e⁻z और -z का जब डेरिवेटिव लिया तो वो -1 आ गया। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या बन गया,
माइनस ई रेज टू पावर जीटा माइनस जी, ठीक है। अब जब हम इसे किया, हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास ये नेगेटिव टर्म बन गई और ये पॉजिटिव टर्म बन गई, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 0, यानी हमारे पास डेरिवेटिव 0 आ गया है। तो इसका मतलब है कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये वाकई में एक कांस्टेंट फंक्शन है। अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो हम किसी भी पॉइंट पे इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जी की वैल्यू जो है ये 0 पे फाइंड करें तो वो किसके इक्वल आएगा, ई रेज टू पावर जीटा की, यानी इसकी फंक्शन की भी हमने वैल्यू जो है फाइंड कर लिया। अब हम यूज़ कर रहे हैं जी की जगह पे हम z1, ठीक है, और जीटा की जगह पे z1 प्लस z2, अपना जो है फंक्शन अपनी जो हमने प्रूव करना है वैसी फॉर्म देने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ हमने प्रूव करनी है उसमें कहीं भी z नहीं है, कहीं भी जीटा नहीं है, तो उसे हमने रिप्लेस कर देना है, z को रिप्लेस कर देना है z1 से और जीटा को रिप्लेस कर देना है z1 प्लस z2 से, ठीक है। किसमें, जो हमने ई रेज टू पावर जी या यानी कि जी ये जो फंक्शन डिफाइन किया उसमें, जब हम डिफाइन किया है उसमें हम पुट करेंगे सिंपली वैल्यूज, जब हमने पुट की तो हमारे पास बन गया ई रेज टू पावर z1 प्लस z2 इक्वल्स टू ई रेज टू पावर z1 इंटू ई रेज टू पावर z2। किस तरह से आया ये, क्योंकि हमने फंक्शन डिफाइन किया था g इंटू जी, ठीक है, g ऑफ z हमने डिफाइन किया था ना फंक्शन ये वाला, ठीक है, g ऑफ z हमने डिफाइन किया और g ऑफ z की वैल्यू हमने फाइंड किया, वो किसके इक्वल आई है, ई रेज टू पावर जीटा के, ठीक है। इट मीन्स दैट ई रेज टू पावर जीटा इक्वल्स टू ई रेज टू पावर जी इंटू ई रेज टू पावर जीटा माइनस जी। तो इस पूरी टर्म में जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास ये कंडीशंस जो है, ये प्रॉपर्टी जो है ये प्रूव हो गई है जी। नेक्स्ट हमने क्या करना था, आयलर फार्मूला हमने प्रूव करना था, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब हमारे पास सीरीज एक्सपेंशन मौजूद है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, ई रेज टू पावर जी की एक्चुअल में हमारे पास मौजूद थी, जी की जगह पे हम आयोटा थीटा पुट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास कम्प्लेक्स सीरीज है, कम्प्लेक्स वर्जन आ गया। ओके जी, तो जस्ट हमने जी की जगह पे आयोटा थीटा पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या बन गया, समीशन एन इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी 1 ओवर एन फैक्टोरियल इंटू आयोटा थीटा पावर एन। अब ये हमारे पास कंप्लीट सीरीज है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे उसकी इवन और ऑड टर्म्स जो है उसे सेपरेट कर रहे हैं। हमने क्या किया, ये जो हमारे पास सीरीज बनी है इसकी इवन और ऑड टर्म्स जो है इसे सेपरेट कर लिए। हमारे पास इवन टर्म्स होंगी, इवन टर्म्स के लिए हमने क्या किया, 1 ओवर 2 एन फैक्टोरियल इंटू आयोटा थीटा पावर 2 एन प्लस, ठीक है, ये हमारे पास ऑड टर्म होगी। किस तरह से, जब हम जीरो पुट करेंगे, ठीक है, जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 आ जाएगा, फिर हम जब 1 पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो इवन टर्म आ जाएगी, ठीक है, मतलब हमारे पास ये इवन टर्म्स यहाँ पे आएंगे और ये हमारे पास ऑड टर्म्स आती जाएंगी। अब हमने क्या किया है, सिंपल इसे सिंप्लीफाई किया है, हमने क्या किया है, आयोटा को सेपरेट कर लिया है, आयोटा पावर 2n हो गया, ठीक है, ये हमने सेपरेट कर लिया और थीटा को हमने सेपरेट कर लिया यहाँ पे। और यहाँ पे भी हमने क्या चीज़ की है कि यहाँ पे हमारे पास था थीटा पावर 2n प्लस 1, ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने आयोटा को सेपरेट कर लिया, आयोटा की पावर 2n प्लस 1 थी, मतलब कि आयोटा 2n इंटू आयोटा, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई जब हो रहा होगा तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो ये बन जाएगा 2n प्लस 1, तो मैंने प्लस 1 वाली टर्म को सेपरेट करके मल्टीप्लिकेशन में लिख दिया आयोटा, ओके, क्योंकि हम जो है आयोटा को ख़त्म करना चाह रहे हैं और हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल है, -1 के, तो यहाँ पे देखिए 2n है, पावर 2n है, तो आयोटा स्क्वायर मैंने सेपरेट कर दिया और n जो है उसकी पावर सेपरेट कर दी। जब आयोटा स्क्वायर हो गया तो उसकी जगह पे क्या आ गया, -1 की पावर n हो गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आयोटा स्क्वायर की पावर -1 इंटू n हो गया, ठीक है। और ये वाला जो हमारे पास आयोटा था एक, ये हमने बाहर निकाल लिया, ये देखिए बाहर आ गया। अब हमने इसकी जो समीशन है वो भी हमने सेपरेट कर दिया, तो हो गया हमारे पास समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी दिस टर्म प्लस आयोटा समीशन n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी दिस टर्म। और हमें पता है कि ये सीरीज किसकी है, एक सीरीज एक्सपेंशन है हमारे पास कॉस थीटा की, और ये सीरीज एक्सपेंशन है हमारे पास साइन थीटा की, और आयोटा एज इट इज आ गया, तो हमारे पास क्या आ गया, ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। ये सीरीज हमने पढ़ी हुई है, ये अगर आपने फर्स्ट लेक्चर्स नहीं लिए हुए ना, फर्स्ट टर्म के, मतलब हमने मिड टर्म तक का जो सिलेबस है उस सिलेबस में हमने ये जो है सीरीज एक्सपेंशन पढ़ी हुई हैं। जब हम इस आयलर फार्मूला को यूज़ करते हुए अपनी अदर प्रॉपर्टीज़, जैसा कि हम डी माइवरेज फार्मूला जो है इसे भी प्रूव कर सकते हैं, दैट इज कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पावर n इक्वल्स टू कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ठीक है। सिंपल इसमें हम क्या करेंगे, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा किसकी वैल्यू है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की, पावर n हो गया, ठीक है, ई रेज टू पावर आयोटा n थीटा बन गया। और जब अब हमने क्या करना है कि जहाँ पे भी हमारे पास थीटा था वहाँ पे हमने n थीटा पुट कर देना, तो वो जस्ट किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब अगर हमारे पास z किसके इक्वल होता है, x प्लस आयोटा y, ठीक है, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट,
देन ई रेज टू पावर जी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस आइटा वाई, और यहाँ से भी हम ई रेज टू पावर एक्स इंटू ई रेज टू पावर आइटा वाई सेपरेट कर सकते हैं। और हमें पता है कि ये किसके इक्वल है, ई रेज टू पावर एक्स, और ई रेज टू पावर आइटा वाई किसके इक्वल है, इसे जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये बनता है कॉस वाई प्लस आयोटा साइन वाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने अभी प्रूव किया है कि हमने ई रेज टू पावर आयोटा थीटा के लिए इसे प्रूव किया है, ठीक है, तो ये इसके इक्वल आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं, अपनी कंटिन्यूटी को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की। अच्छा, अगर हम अपने कम्प्लेक्स नंबर को जो है रियल नंबर्स पे रिस्ट्रिक्ट कर दें तो फिर हमारे पास क्या बनता है कि जी इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने रियल नंबर्स पे इसे फिक्स कर दिया है। देन ई रेज़ टू पावर जी जो है हमारे पास, ये एक्चुअल में हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन ही बन जाएगा। और यही चीज़ हमने देखनी थी कि जब हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर दें अपने कम्प्लेक्स नंबर पे तो वो हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन ही होगा। तो ऐसा ही है, और यहाँ पे हमारे पास टॉपिक नंबर 65 जो था वो कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मुझे दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें। अल्लाह हाफिज़।